ओम शांति। आप सभी ने तरंग के ऊपर जो हमारा पहला वीडियो है वो सभी देख लिए होंगे जरूर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, विचार तरंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले वीडियो में हमने बताया था कि तरंग जो होता है जब पार्टिकल्स को यूज करके आगे जाता है तो उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे शब्द तरंग होता है, साउंड वेव, या जल तरंग होता है, वाटर में जो रिपल्स आते हैं। धरती पर जो भूकंप होता है वो भी एक तरंग है। ये सभी तरंग बिना पार्टिकल्स के आगे नहीं जा सकते हैं और डिस्टरबेंस आगे नहीं जा सकता है। पर उसके आगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके जरिए एनर्जी ट्रांसमिशन का खेल चल रहा है। ये तरंग किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं चाहिए, उसको बिना मीडियम के एनर्जी ट्रांसमिट हो जाता है। जो नेचर में अवेलेबल होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो होता है मोस्टली हमारे यूजफुल में लाइट वेव, यानी लाइट, सनलाइट, और हीट वेव, सन से जो हीट आता है। अल्ट्रावायलेट वेव भी आता है। और जहाँ जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है नेचर में और नेचुरली ऑटोमेटिकली धरती के अंदर, वहाँ पर भी रेडिएशंस मिलते हैं। मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब साइंस को इसकी नॉलेज मिला और इसको प्रोड्यूस करना और रिसीव करना सीखा तो इसका भरपूर यूज किया। आज हम एक्सरे को यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस में, एयरपोर्ट में, मेट्रो स्टेशन में। हम एक्सरे को यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, अपनी बॉडी की इंटरनल पार्ट्स को देख पाने के लिए। इस प्रकार माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, रेडियो वेव यूज कर रहे हैं। ये सब हम वैरायटी पर्पस में यूज कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी हमने पहला वीडियो में बताया था और उसी के आधार पर आज हम नया जमाना मॉडर्न साइंस की युग में जी रहे हैं। आप सोचिए, ये सब अगर नहीं होता तो साइंस की दुनिया भी नहीं होता है। यानी मोबाइल नहीं हो पाता, एक्सरे नहीं हो पाता है। ये सारी जो डिवाइसेस है वो सब इस वेव्स के जरिए, वेव्स के नॉलेज के बेस पर यूज हो पा रहे हैं। पर इससे जो आगे का पॉइंट हमारा है वो है विचार तरंग, थॉट वेव। सॉरी। जब हम किसी भी जड़ तत्व के आधार पर वेव की बात करते हैं, यानी एनर्जी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, डिवाइसेस के जरिए में जब हम वेव्स की बात करते हैं तो उसमें हम सोर्स को जानते हैं, उस वेव की उत्पत्ति, प्रोड्यूस करने का डिवाइस। दूसरा स्टेप में वेव प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसमिशन, आगे संचरित होना, कोई टारगेट पॉइंट तक पहुंचाना। तीसरा स्टेप होता है रिसीव करना। ट्रांसमिट कर दिया लेकिन रिसीव कौन करेगा? रिसीव करना, रिसीविंग डिवाइस। और उसके आगे की जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं कि जो वेव को रिसीव किया गया उसको मनुष्य इंद्रियों उपयोगी तरंग में परिवर्तन करना। तो सबसे पहले हमारे जो डिवाइसेस है, हमारे शब्द एक मैकेनिकल वेव है, ये तो वायु में प्रवाहित होके जा रहा है, परंतु हमारे मोबाइल डिवाइस उसको रिसीव करके उसको चेंज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज कर रहा है, रेडिएशन में चेंज कर रहा है, तभी वो अनंत दूर तक जा पा रहा है, दूसरे कंट्रीज तक जा पा रहा है।
फिर जहाँ तक पहुँचा वो टारगेट, वहाँ पर उसको मनुष्यों के सुनने के उपयोगी बनाना होता है। ये मॉड्यूलेशन होता है और डीमॉड्यूलेशन होता है। मॉडेम की जरूरत पड़ता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो उस प्रोसेस में हम उसको फिर रिसीव कर पाते हैं। हमारे सुनने लायक शब्द या देखने लायक दृश्य फिर हम रिसीव करते हैं। पर जो बीच में ट्रांसमिट किया जाता है वो क्या चीज़ है, वो क्या जा रहा है आसमान में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम आपको पूछेंगे कि क्या आपके आसपास में चारों ओर टीवी ट्रांसमिशंस है या नहीं, आप विजुअलाइज कीजिए। टेलीविजन की तरंगे, टीवी ट्रांसमिशंस आसमान में चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं, आ रहे हैं, आपके आसपास भी आ रहे हैं, संचरित हो रहे हैं। उसको रिसीव कौन कर रहा है? उसको रिसीव कर रहा है आपका टेलीविजन का डिश, एंटीना। उसको एक कॉनकेव मिरर स्ट्रक्चर में रखा गया है। उसको उस प्रॉपर एंगल में भी रखा जा रहा है जिस एंगल में वो आ रहे हैं। और सारे जितने भी उस डिश में पड़ते हैं वो रेज, वो वाइब्रेशंस, वो तरंगे, वो सब को फिर एक जगह कलेक्ट करता, फोकस कर देता है। वहाँ पर टेलीविज़न का कैमरा रखा हुआ होता है, यानी वो उसको रिसीव करता, रिसीवर है। और वहाँ से केबल के जरिए आपकी डिवाइस तक, यानी टेलीविज़न टीवी स्क्रीन तक पहुँचा दिया जाता है। वो फिर स्क्रीन में आता है। टेलीविज़न की तरंगें, रेडियो की एफएम की तरंगें चारों ओर फैल रहे हैं। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी नॉलेज से हम मॉडर्न युग में हैं। विचार तरंग के ऊपर हम कुछ उसी विधि से, मॉडर्न साइंस की विधि से सोचते हैं कि इसकी उत्पत्ति, प्रोडक्शन सोर्स कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है। हर चेतना विचार तरंग को उत्पन्न करने का सोर्स है। यानी हर व्यक्ति, आप, मैं, रास्ते में जा रहे हैं लोग, कार में बैठ चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, हर व्यक्ति हर समय हर जगह पर कुछ ना कुछ विचार कर रहा है, कुछ ना कुछ थॉट वेव प्रोड्यूस कर रहा है। उसको थॉट वाइब्रेशन, प्रकंपन के रूप में सोचिए। इस जगह से एक वेव के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है। उत्पन्न करने की बात तो आप समझ गए। उत्पन्न करने की जो डिवाइस है वो बहुत वैरायटी डिवाइसेस होते हैं, वैरायटी क्वालिटी के होते हैं। कौन किस फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस कर रहा है, कौन किस फ्रीक्वेंसी में, कौन कितने पावरफुल एम्पलीफाई करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसका कितना कमजोर है, उसकी डिटेल्स में और डिस्कस करेंगे। उत्पत्ति होने के बाद ट्रांसमिशन, ये तरंग कैसे ट्रांसमिट होता है? क्या कोई मीडियम की जरूरत है इसको ट्रांसमिट होने के लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह उससे भी अधिक शक्तिशाली इस तरंग की ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और कोई मैटर, भौतिक पदार्थ इसको ट्रांसमिट होने में रोक नहीं सकता है। जैसे टीवी टावर और आपकी टीवी एंटीना, टीवी डिश, बीच में अगर कोई बहुत बड़ा वॉल आ जाए, पहाड़ आ जाए, तो वहाँ रुकावट हो जाता है, वेव्स पहुंच नहीं पाते हैं। परंतु इस केस में, विचार तरंग की केस में, ऐसे कोई रुकावट नहीं, कोई पदार्थ उस तरंग को रोकता नहीं है। कोई मेटल सीट ले ले 1 मीटर का और उसके थ्रू में होकर के नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं है।
विचार तरंग अनंत दूरी तक निर्बाध गति में जा सकता है। उसका जो फ्लो होता है वो अनलिमिटेड है। विचार तरंग ही परम शक्ति तक पहुंचता है। उस वेव को परम शक्ति, सुप्रीम पावर कैच करता है। विचार तरंग किसको प्रभावित करता है? टारगेट कहाँ है, कहाँ पहुंचता है? जैसे बाकी तरंग की बात समझ गए, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है। ऐसे ही विचार तरंग, उसका टारगेट पॉइंट कहाँ है, कहाँ पहुंचता है? वास्तव में विचार तरंग हर भौतिक पदार्थ को प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स द मैटर, यानी 5 तत्वों को ये प्रभावित करता है। विचार तरंग दूसरे देश की आत्माओं तक पहुंच सकता है। दूसरे लोगों के अंदर भी उस भाव को उत्पन्न कर सकता है। परम शक्ति तक पहुंचा सकता है अपने को। जैसे शब्द तरंग, मैं यहां से बैठ करके बातें करूं, आवाज करूं, तो 100 मीटर दूर तक भी नहीं जाएगा, बीच में डिसिपेट हो जाता है। बहुत ब्लास्ट वाला साउंड होता है तो कुछ किलोमीटर तक जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार डिसिपेट नहीं होता है, बहुत दूर तक जा सकता है। ऐसे विचार तरंग अनंत दूरी तक जा सकता है, पर उस तरंग की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसकी ऊर्जा, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स जान लिया आपने, संचरण, नेचुरली ये चारों ओर संचरित होता है। टारगेट प्रभावित किसको करता है, उसका इफेक्ट क्या है? ये मैटर को इफेक्ट करता है और संसार की आत्माओं को अफेक्ट करता है। अगर कोई डेफिनेट टारगेट है तो वहां तक भी पहुंच सकता है। रिसीव करने की बात है, कौन रिसीव करेगा? मान लीजिए आप टीवी ऑन करेंगे और आप न्यूज़ देखना चाहते हैं, लगा दिया आपने चैनल आज तक चालू कर दिया, तो आज तक चैनल के थ्रू में जो भी संचरित किया जा रहा है वो न्यूज़ सब आएगा, ब्लैक एंड वाइट या और भी जो भी बातें अलग अलग समय पर, वो सब आएगा और आपको इंटरेस्ट है वो देखेंगे, सुनेंगे। पर उस समय दूसरे चैनल्स क्या संचरित नहीं कर रहे हैं? दूसरे न्यूज़ चैनल भी संचरित कर रहे हैं और दूसरे चैनल्स भी संचरित कर रहे हैं। आप क्रिकेट देखना चाहेंगे वो भी संचरित हो रहा है, आप कोई सीरियल देखना चाहेंगे वो भी संचरित हो रहा है, वो भी ट्रांसमिट हो रहा है। पर आपने लगाया आज तक तो वही चला। दूसरे आ तो रहे हैं पर आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हमारे थॉट वेव कोई डेफिनेट टारगेट तक जाता है, हम वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो उस समय वो टारगेट कौन सी चैनल में कनेक्टेड है वो देखना पड़ता है। अर्थात दूसरे व्यक्ति किस सोच में, किस प्रकार के विचारों में खोया हुआ है, लगे हुए हैं। अगर वो दूसरे कोई चैनल में, दूसरे कोई विचारों में अपॉइंटेड है तो आपका थॉट वहाँ कैच नहीं हो रहा है। कैच किसको करते हैं? जब हम
क्लियर रहते हैं, अपने विचारों में स्पष्ट रहते हैं, तो दूसरों का थॉट भी कैच हो सकता है। जब हम अपॉइंटेड होते हैं किसी ना किसी बातों में, हमारी बुद्धि हमारे विचार लगे हुए होते हैं, और दूसरों का जो थॉट है वो स्पेसिफिकली क्लियरली कैच नहीं हो सकता है। फिर भी कईयों को ये लगता है कई बार कि अरे मैंने सोचा और आपका कॉल आ गया, अभी अभी मैं सोच रहा था और आपने बता दिया। ऐसे कई बार इस प्रकार मैचिंग का हम फील करते हैं, और कई बार वो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल किसी दूसरे में कनेक्ट होकर के रहा हुआ होता है। तो अपनी बुद्धि को, प्लेन बुद्धि और क्लीन और क्लियर करने से कैच भी हो सकता है। सोर्स जान लिया आपने, ट्रांसमिशन जान लिया आपने, और फिर टारगेट या रिसीव करने की बात। कुछ एग्जाम्पल देने से आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ हमारी सोच की बात नहीं है। मान लीजिए एक बकरा को काटा जा रहा है, उसको काटने की सारी तैयारी कर लिया गया है, उसको उसकी काटने की जगह पर ले लिया गया, काटने का जो अस्त्र है उसको तैयार किया गया है, उसको टाइट करके बांध के रख दिया गया है। तो उस समय उस जीव का जो थॉट वेव, विचार, भले वो पशु हो लेकिन कुछ थॉट वेव्स तो होते हैं, उस समय उसके अंदर की जो भय, चित्कार, दर्द वाला वाइब्रेशंस जाता है, वो मैटर को अफेक्ट करता है, वो प्रकृति को प्रभावित करता है। ऐसे अनेक जीव जंतुओं का और अनेक मनुष्य आत्माओं का, क्योंकि आज की समय पर रोज 100,000 की संख्या में मर्डर भी हो रहे हैं। तो अनेक मनुष्यों का भी अति भयानक दर्द वाला जो आत्मा की विचार तरंग, भय का विचार कैसे होगा, सोचो। वो विचार का जो थॉट वेव है, वो वेव कैसे आएगा, कैसे निकलेगा? भय का, दर्द का, वो प्रकृति को प्रभावित करता है, और फिर प्रकृति उसका आउटपुट जब दे रहा है तो भयानक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में उसको फिर वो उसका परिणाम दे रहा है, देता है और दे रहा है और अधिक देगा। मेरे कहने का मतलब है कि विचार तरंग प्रकृति को प्रभावित करता है। जब विचार तरंग सुखदाई होता है, आनंदवर्धक होता है, खुशी की होती है, तो प्रकृति को प्रभावित करता है। विचार तरंग का सबसे पहला असर एकदम स्पष्ट, इमीडिएट इफेक्ट विचार करने वाला व्यक्ति को होता है। फिर से इस वाक्य को थोड़ा याद रखिए। विचार तरंग का सबसे पहला प्रभाव, इमीडिएट इफेक्ट, विचार करने वाला व्यक्ति को होता है, क्योंकि उसका बॉडी और उसका न्यूरो सिस्टम उस थॉट क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेन और पूरा बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम थॉट क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है।
संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे पावरफुल चीज यही है, विचार तरंग। और प्रकृति की जो बाकी सारे शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, हीट ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, वो सभी एनर्जी नाम का तत्व इस विचार तरंग के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपको गर्मी लग रहा है, आपकी विचार आया और आपने स्विच ऑन किया फैन का, कूलर का, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप उसको मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, फैन की हवा के रूप में, एसी के रूप में उसको लेने लग गए। एनर्जी को कैसे यूज किया जाए, कहाँ यूज किया जाए, उसको डिसाइड करने वाला विचार तरंग है। किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे जानवर को फायर कर दें, गोली मार दें, आपके विचार में आया और आपने उसमें एक्ट किया, कर्म किया। इस प्रकार एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किया, उसकी ओरिजिन थॉट से होता है। इसीलिए संसार की सबसे बड़ी एनर्जी है थॉट एनर्जी, और बाकी सारा एनर्जी, प्रकृति का जो एनर्जी, वो इस थॉट एनर्जी से कंट्रोल हो रहा है। आप कहेंगे कैसे कंट्रोल होगा? नदी बह रहा है, बाढ़ आ रहा है, और मैं विचार तरंग उत्पन्न करूं कि पानी रुक जाए। अतीत के विचारों का परिणाम के रूप में वो प्रकृति का प्रभाव किया हुआ है, और उस प्रभाव का परिणाम के रूप में वो आ रहा है, पानी बह रहा है। हाँ, मैं अगर कहूं आपको कि वो पानी, वो बाढ़ रुक जाएगा वहीं पर, आपकी विचार में इतनी शक्ति, एकाग्रता और एक निश्चित 100% कन्फर्म्ड विचार हो तो क्या आप कर सकते हैं? आपकी सोच इतना सुदृढ़ हो सकता है, उसमें दूजा नहीं, एक ही सोच, और निश्चित उसके ऊपर 100% ऐसे कैपेबल हो सकते हैं आप। आपके पास में जो पहाड़ दिख रहा है, वो पहाड़ जो है 500 मीटर दूर चला जाए और वो चला जाएगा। क्या आप ऐसे सोच सकते हैं? आपकी सोच की इतनी शक्ति है? पहले अपने संकल्पों में इतनी शक्ति भरिए, और जब आप अपने संकल्पों में शक्ति भरने की प्रयास करेंगे, उसके लिए तपस्या करेंगे, तब आप ऐसी बातें सोचेंगे नहीं। जो उपयोगी है, जो युक्ति युक्त है, जो श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, जब वो सोच आप करते जाएंगे तो आपकी सोच में शक्ति बढ़ेगी, और फिर जो आप सोचेंगे वही होगा। और इस बात को मैं अपनी भारतीय संस्कृति की एक शब्द में बताऊं, भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म की एक शब्द में, और वो एक शब्द है तथास्तु, अर्थात ऐसे ही हो, तथा अस्तु, ऐसे ही हो, कह दिया और हुआ। सोच में इतनी शक्ति है तभी तो कह दिया तथास्तु, अन्यथा मना कर देंगे, ना ऐसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। अगर अयोग्य होगा, अयुक्ति युक्त होगा,
तो मना कर देंगे। तो उस शक्ति को भी प्राप्त करना होगा, उस जैसे सोचेंगे वैसे हो जाए, उसके योग्य सोच भी हमारा बने। हमारा सोच कितना भटका हुआ है, कितना बिखरा हुआ सोच होता है। अगर मान लीजिए आपको अभी वरदान दे दिया जाए कि जो आप सोचोगे हो जाएगा, बहुत बड़ी शक्ति है, मिल जाएगा अभी, क्या आप ये वरदान लेना चाहेंगे? गारंटेड लेना चाहेंगे आप? हम बोल दें तथास्तु, आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच में वो क्वालिटी नहीं है। रात को बैठे हैं घर में और आपने सोचा अरे अगर एक चोर आ गया तो, और फिर आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। शेर आ गया तो, रास्ते में जा रहे हैं और ऐसे आपकी सोच में कोई स्पष्टता नहीं है, क्या क्या आप सोचते रहते हैं। आपके मन में नेगेटिव वाला, डरावना वाला, भय वाला, विचलित करने वाला, या अचानक कुछ अनहानि होने वाला सोच बहुत तुरंत आ जाता है। कोई घर में बेटा है और कोई घर का व्यक्ति है, पहुंचने में देर हुआ, अरे 1 घंटा हुआ, क्या हुआ होगा, तो आपकी सोच जो है नेगेटिव साइड में चला जाता है। इसलिए शुक्र करो कि जो आप सोचते हैं उसको होने में टाइम लगता है, पर उसका प्रभाव जरूर रहता है। आपने सोचा एक हाथी का, और हाथी प्रकट हो गया और वहाँ आसपास में पूरा सब टट्टी लैट्रीन करके गया, भर के कचरा कर दिया, साफ करो। पर जो आप सोचेंगे, जैसे आप सोचेंगे उसका इफेक्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। एक कहावत होता है ना कि जब कोई हम जी से अपनी जी जान लगाकर कोई चीज हम चाहने लगते हैं तो सारी कायनात उसको प्राप्त कराने में जुट जाता है। एक कहावत जैसे बनी हुई है, फिल्मों में है। तो आप ये सोचिए कि ये जो प्रकृति है, ये कुदरत है, ये एक जिन्न है, और आप वो जो चिराग घिसने वाला है, अलादीन है, और आपने सोचा जैसे कि उस जिन्न को ऑर्डर किया, प्रकृति को आदेश दिया। जैसे आपने आदेश दिया, जिन्न क्या कहेगा? जी हुकुम, जी हुकुम। तो अपनी सोच को थोड़ा सोच समझ के सोचिए। आप जिन्न को क्या हुक्म दे रहे हैं उसका विचार कीजिए। अगर आप सोचेंगे अरे इतना लंबा दूर है, पैदल कैसे जाऊं, मैं तो थक जाऊंगा, रास्ते में बैठ जाऊंगा, तो जिन कहेगा जी हुकुम, जो हुकुम। अगर आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, कदम कदम करके हम इस दूरी को तय कर लेंगे, तो जिन कहेगा जो हुकुम। यानी अपने अंदर आपकी विचारों को आपका शरीर ये 5 तत्वों की चीज मान करके कर्म करने लगता है। तुरंत जैसे ही आप सोच प्रोड्यूस करते हैं,
उसी अनुसार उसका मेंटल इफेक्ट होता है बॉडी में, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में उसका इफेक्ट होता है। उसी अनुसार हार्मोन प्रोड्यूस करके बॉडी में उसका इफेक्ट शुरू कर देता है, उसका प्रभाव आरंभ कर देता है। और फिर 5 तत्वों की और इस संसार की घटनाओं को भी नियंत्रण करता है। आप कहेंगे हमने तो सोचा नहीं था ऐसे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, अचानक हो गया। हाँ, इस समय के लिए तो आपने सोचा नहीं था, पर अनेक आत्माओं की अनेक प्रकार की सोच और आपकी अनेक समय का सोच के और कर्म के परिणाम स्वरूप घटना आ रहा है। और वो घटना होने के बाद आपका सोच क्या होगा, जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, और हमारे कंट्रोल में है हमारे विचार। और हर समय हमें पॉजिटिव विचार उत्पन्न करना होगा और उसका फिर परिणाम भी हमको मिलेगा। तो ये सबसे शक्तिशाली तरंग है, सबसे दुनिया की सभी शक्तियों में से सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। इसी से ही संसार नियंत्रित होता है, परिचालित होता है, संसार की घटनाएं इसी से बनते हैं। और यह है विचार तरंग। शब्द तरंग, जल तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तरंग अलग अलग सोर्स में प्रोड्यूस हो सकते हैं। और प्रोड्यूस होने के बाद जब 2 तरंग एक जगह पर आके मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इन वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है। ये सब अगर कोई आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब पढ़ाया जाता है। ऐसे ही थॉट वेव्स का भी रिफ्लेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है। इसके ऊपर भी आप सोचिए, आप हमसे भी अधिक सोच सकते हैं और अच्छा इसके ऊपर विचार दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक जगह पर बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है तो वो शब्द प्रोड्यूस हो रहा है, और वहाँ पर आप 2 खड़े होकर के बातें कर रहे हैं तो आप भी शब्द प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर वो शब्द इस शब्द को इंटरफेयर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है और ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही आप एक जगह पर खड़े हैं जहाँ पर लाइट एक एंगल से भी आ रहे, दूसरे साइड से भी आ रहे, 4-5 एंगल से लाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उन सब का इफेक्ट होता है, ओवरऑल इफेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन